वेलकम टू पेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ अथॉरिटेटिव यूनिफॉर्म जुडिशियल पैटर्न में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था लास्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करी थी। रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। और आज हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट के। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद डिफेक्ट्स क्या आए थे या फिर उसका असर क्या हुआ था, गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क कर रही थी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो जो डिफेक्ट थे रेगुलेटिंग एक्ट के, वो उसी की रिजल्ट में राजानंद कुमार ट्रायल, कमालुद्दीन केस, पटना केस और कौसिजुरा केस, ये केसेस आए थे और उस पर इनका क्या इफेक्ट था इसके बारे में पढ़ेंगे आज। हालांकि जो एम और ऑब्जेक्ट जो था फ्रेमर्स का रेगुलेटिंग एक्ट को बनाने का, वो बहुत अच्छा था, पर इसके साथ साथ बहुत सारे इसमें डिफेक्ट भी थे। और जो पॉलिसी मेकर थे, जो इंडिया के लिए पॉलिसी बना रहे थे, वो इनएक्सपीरियंस थे एक तो, और दूसरी बात क्या थी कि वो डिफेक्टिव, वो जो प्रोविज़न था एक्ट का जो प्रोविज़न था वो डिफेक्टिव था। और डिफेक्टिव ड्राफ्टिंग के कारण क्या था, कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था गवर्नर जनरल और मेंबर इन काउंसिल के बीच में, और वो बढ़ता बढ़ता उसका रिजल्ट ये निकला, जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्निंग काउंसिल के बीच में कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए। इसी वजह से ये इफेक्ट इन ट्रायल्स पर भी पड़ा। देन उसके बाद आता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट था, इसका रीज़न ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल और 4 मेंबर ऑफ काउंसिल। तो ये प्रोविज़न था रेगुलेटिंग एक्ट में कि एक गवर्नर जनरल और 4 मेंबर काउंसिल वहाँ से गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे। और ये एक्सपेक्टेड था कि न्यू जो सेटअप था, वो न्यू सेटअप इसलिए किया गया था जिससे कि इम्प्रूव कर सकें जो डिफेक्टिव स्टेट ऑफ अफेयर्स है, मतलब जो डिफेक्टिव जो भी वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस या जो भी लॉ चल रहा था उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए न्यू सेटअप किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो फर्स्ट उनका क्या था कि जो पर्सन्स थे उनके नाम भी इस एक्ट में दिए गए थे। इंडिया में काम करने वाले कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, वे केवल एक काउंसलर, उसमें से केवल एक काउंसलर रिचर्ड बारवेल और गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग को अपॉइंट किया गया था। वे इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इंडिया में कंपनी के रोल से अच्छी तरह से परिचित थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 काउंसलर्स क्लेवरिंग, मॉनसून और फ्रांसिस को भारत भेजने की गलती की, जो बिल्कुल नए, क्योंकि वो बिल्कुल नए थे और इंडियन अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो इंडिया भेजे गए थे सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लीडर के द्वारा जो इंग्लैंड में थे। इसी वजह से पहले से ही उनके जो कहते हैं पहले ही धारणा बनी हुई थी वॉरेन हेस्टिंग और उन कंपनी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, पहले ही उनकी धारणा बनी हुई थी अलग से। तो इसके कई बार ऐसा होता था गवर्नर जनरल काउंसलिंग में जो काउंसलर थे वो वॉरेन हास्टिंग को बिल्कुल अलग कर देते थे वोटेड में, क्योंकि अपनी उनके पास मेजॉरिटी थी, तो वॉरेन हास्टिंग को बिल्कुल अलग करके चलते थे। इसी वजह से क्या होता था, कुछ जैसे मैटर्स होते थे और वो अगर वॉरेन हास्टिंग के सपोर्ट नहीं करते थे और वॉरेन हास्टिंग को सपोर्ट नहीं करते थे, और मेजॉरिटी अपने ही हिसाब से काम करती थी उस काउंसलिंग में। तो इसी वजह से क्या था, कॉन्स्टेंटली कन्फ्लिक्ट बढ़ गया था गवर्नर जनरल और मेंबर ऑफ हिज काउंसिल, मतलब जो गवर्नर जनरल और मेंबर जो थे काउंसिल के, उनके बीच में वेरियस इश्यूज़ को लेकर कॉन्स्टेंटली कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था। इस वजह से क्या था कि जो भी गवर्नर जनरल और काउंसिल एक सुप्रीम हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती थी इंडिया में उस टाइम पे, जो पॉलिसी बनाती थी, डिसीजन लेती थी रिगार्डिंग द कंपनी, तो उसकी जो वर्किंग है उस पर इफेक्ट पड़ रहा था और जो एफिशिएंटली वो वर्क नहीं कर पा रहे थे। अब आता है केस ट्रायल ऑफ राजानंद कुमार, जो जुडिशियल मर्डर केस था। तो पहले हम बात करेंगे राजानंद कुमार के बैकग्राउंड का कि राजानंद कुमार कौन है। तो राजानंद कुमार एक हिंदू ब्राह्मण थे जो बिग जमींदार थे और इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे बंगाल के। वो क्लीव के दिनों में, मतलब वो क्लीव के दिनों से ही, क्लीव कौन थे, फॉर्मर गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के टाइम से वो लॉयल थे इंग्लिश कंपनी के लिए, इसलिए उनको पॉपुलर थे ब्लैक कॉलोनी के नाम से, जो कि कंपनी के द्वारा ही उनको कहा गया था। अब क्या था, 4 में से 3 जो मेंबर्स थे काउंसिल के, वो अपोनेंट्स थे वॉरेन हास्टिंग के, जो गवर्नर जनरल था। मतलब काउंसिल में क्या था, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में 2 राइवलरी ग्रुप्स बन गए थे, 2 डिस्टिंक्ट राइवलरी ग्रुप बन गए थे। एक तो मेजॉरिटी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आई थी 3 मेंबर्स की, और दूसरी कौन सी थी, वॉरेन हास्टिंग, और एक उसका सपोर्टर था जो रिचर्ड बारवेल, जो कि इंडिया से ही
अपॉइंट किया गया था ब्रिटिशर को। देन जो मेजॉरिटी ग्रुप थी उसके अंदर फ्रांसिस क्लेवरिंग और मॉनसून, ये इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने इंस्टिगेट किया नंद कुमार को, राजा नंद कुमार को इंस्टिगेट किया, और जो भी चार्जेस थे ब्राइबरी से रिलेटेड या फिर करप्शन से रिलेटेड अगेंस्ट वॉरेन हास्टिंग, ठीक है, जो नंद कुमार ने लगाए थे जो चार्जेस थे, उसे काउंसिल के सामने रखा गया। तो मार्च 1775 में नंद कुमार ने एक लेटर दिया फ्रांसिस को, जो फ्रांसिस कौन थे, एक मेंबर ऑफ काउंसिल थे, तो उनको लेटर भेजा। उसमें कंप्लेन किया गया कि 1772 में वॉरेन हास्टिंग ने उससे ब्राइबरी एक्सेप्ट करी है मोर देन 1 लाख। किस वजह से, जिससे कि वो अपने बेटे को, मतलब राजा नंद कुमार का जो बेटा गुरदास है उसको अपॉइंट किया जाए दीवान के रूप में, इसलिए वॉरेन हास्टिंग ने उससे 1 लाख से ज़्यादा का ब्राइब लिया है। इस लेटर में ये भी था कि वॉरेन हास्टिंग के अगेंस्ट ये एलिगेशन भी था कि उन्होंने मुन्नी बेगम से 2.5 लाख रुपीज़ ब्राइबरी के रूप में लिए हैं ताकि उन्हें माइनर नवाब मुबारक उद दौला का गार्जियन अपॉइंट किया जा सके। फ्रांसिस ने अपनी सिटिंग में बिफोर काउंसिल लेटर रखा, और जो अदर सपोर्टर थे मॉनसून ने मोशन रखा, मतलब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नंद कुमार को काउंसिल के सामने अपीयर होने के लिए समन भेजा जाए और उनको बुलाया जाए। वॉरेन हास्टिंग जो गवर्नर जनरल थे और इस कैपेसिटी में थी कि वो उस सिटिंग को प्रिसाइड कर रहे थे, मतलब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस ग्राउंड पर मॉनसून का जो प्रस्ताव था या मॉनसून का जो मोशन था उसको अपोज किया। तो इस मीटिंग में अपने अगेंस्ट एलिगेशन करने के लिए नहीं बैठेंगे और नहीं वे अपने काउंसिल के मेंबर्स को अपना जज मानेंगे। हास्टिंग के एकमात्र जो सपोर्टर थे, मतलब एक जो सपोर्टर थे रिचर्ड बारवेल, उन्होंने ये सजेशन दिया कि नंद कुमार को अपनी जो भी कंप्लेन है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि ये केस जो भी सुनवाई होती है उसका अधिकार काउंसिल को नहीं है, कोर्ट को है। तो वो अपनी शिकायत लेकर जो है कंप्लेन लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। लेकिन मॉनसून के जो ये मोशन था या जो ये प्रस्ताव था उसको मेजॉरिटी मिली हुई थी, इसीलिए वॉरेन हास्टिंग ने उस मीटिंग को भंग कर दिया, मतलब डिसॉल्व कर दिया। जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इस एक्शन का, जो वॉरेन हास्टिंग ने जो मीटिंग को डिसॉल्व कर दिया, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। हास्टिंग के प्लेस पर क्लेवरिंग को मीटिंग की जो भी प्रिसाइडिंग करनी थी, जो भी वो अध्यक्ष था वॉरेन हास्टिंग था, उसको हटाकर क्लेवरिंग को इलेक्ट किया गया प्रिसाइडिंग के लिए, मीटिंग की प्रिसाइडिंग के लिए। नंद कुमार को वॉरेन हास्टिंग के अगेंस्ट जो भी एलिगेशन थे उसको प्रूव करने के लिए जो काउंसिल थी उन्होंने नंद कुमार को बुलाया, और जो काउंसिल के मेजॉरिटी मेंबर्स थे उन्होंने नंद कुमार की एग्जामिन करी ब्रीफली, और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वॉरेन हास्टिंग के खिलाफ जो है एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो प्रूव हो गए हैं। उसके बाद वॉरेन हास्टिंग को कंपनी की जो भी ट्रेजरी थी उसमें 3,54,105 रुपीज़ जमा करने के लिए डायरेक्ट किया, जिसे उसने नंद कुमार और मुन्नी बेगम से रिश्वत के रूप में लिया था। इस इवेंट से क्या हुआ कि वॉरेन हास्टिंग और नंद कुमार के बीच में एक बिटर एनिमी हो गई, और नंद कुमार को नीचा दिखाने के लिए जो वॉरेन हास्टिंग है वो मौके तलाश करने लगा, या कह सकते हैं उसको नीचा दिखाने के लिए वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगा। अब क्या आता है फैक्ट ऑफ केस। अब तक ये बैकग्राउंड था कि किस तरीके से राजा नंद कुमार कौन थे, उसके बाद कैसे उन्होंने एलिगेशन लगाए, कैसे वो काउंसिल के सामने अपनी बात रखी, और जो काउंसलर थे उन्होंने वो वॉरेन हास्टिंग के खिलाफ थे, और साथ ही साथ उन्होंने उनको आदेश भी दिया कि उन्होंने उसको ऑर्डर भी दिया कि वो जो भी अमाउंट है जो उन्होंने ब्राइब ली है वो वहाँ जमा करते हैं। यहाँ से क्या होता है उनके बीच में, वॉरेन हास्टिंग और नंद कुमार के बीच में दुश्मनी शुरू हो जाती है। अब आता है केस, अब यहाँ से केस शुरू होता है, फैक्ट ऑफ केस। तो इसके तुरंत बाद क्या होता है, वॉरेन हास्टिंग और बारवेल कौन थे, जो कि सपोर्टर थे वॉरेन हास्टिंग के, उनके कहने पर नंद कुमार, फॉक्स और राधाचरण पर कॉन्स्पिरेसी चार्ज लगाया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। राजा नंद कुमार को और बदनाम करने के लिए वॉरेन हास्टिंग ने कॉन्स्पिरेसी केस में मोहन प्रसाद नाम का एक पर्सन था, उसके कहने पर मतलब राजा नंद कुमार के खिलाफ फौजरी का एक और केस दर्ज किया।
जुलाई 1775 के सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में फॉक्स जो था जिसे अरेस्ट किया गया था उसे तो उस पर तो फाइन लगाया, लेकिन जो पेंडिंग फ्रॉड केस है जो नंद कुमार पर जो भी चार्ज लगाया गया था उसको उन्होंने उस जजमेंट को उन्होंने रिजर्व कर लिया। और जो उसके बाद फौजरी केस में नंद कुमार पर यह चार्ज ये था कि उन्होंने 1770 में एक बॉन्ड फौज बनाया था। काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में नंद कुमार के जो भी चार्जेस का था जो भी चार्जेस लगे थे नंद कुमार पे उसका विरोध किया, मतलब उसके अगेंस्ट उसको अपोज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उनको अनसुना कर दिया, मतलब काउंसिल की उन्होंने नहीं सुनी। फाइनली जो नंद कुमार थे उन पर 12 इंग्लिशमैन की जूरी ने मुकदमा चलाया, जिससे राजा नंद कुमार को दोषी करार किया, उन्हें गिल्टी माना गया। और इसके रिजल्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उसे ब्रिटिश काउंसिल के एक एक्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही उसको पास किया गया था उसके अनुसार राजा नंद कुमार को मौत की सजा सुना दी, जिसे फौजरी एक्ट कहा जाता है, जो कि 1728 की स्टार्टिंग में ही पास किया गया था ये एक्ट। राजा नंद कुमार की लाइफ को बचाने के लिए बहुत सीरियस एफर्ट्स किए गए काउंसिल के द्वारा, और किंग इन काउंसिल से अपील भी करने की जो अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल ने मर्सी के लिए जो केस की जो भी सिफारिश थी वो उसके लिए उन्होंने एक और पेटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ठुकरा दिया। तो 5 अगस्त 1775 को नंद कुमार को फांसी पर लटका दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी सेंटेंस पास किया गया था उसको एग्जीक्यूट किया गया और नंद कुमार को फांसी दी गई। इस तरह से वॉरेन हास्टिंग जो था उसने नंद कुमार से छुटकारा पाने में सफल रहा। ये कह सकते हैं कि वॉरेन हास्टिंग ने अपना जो भी बदला था वो राजा नंद कुमार की डेथ से ही लिया, मतलब उसको मारने के बाद ही उसने अपना जो बदला था वो लिया। और इस केस में क्या था कि इस केस में जो ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस थे सर इम्पे, तो इम्पे जो थे वो बेस्ट फ्रेंड थे गवर्नर जनरल के वॉरेन हास्टिंग के। एक फेवर ये भी कहा जाता है कि वो फेवर करते थे एमपी जो थे गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग को, और इस वजह से भी राजा नंद कुमार को जो है फांसी की सजा सुनाई। और ऐसे लॉ के अनुसार उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जो कि जब 1770 में उन्होंने बॉन्ड फौज किया था उस टाइम का जो लॉ था वो कुछ और था, और बट 1728 में, मतलब वो जो एक्ट था 1728 में पास हुआ, फिर भी उन पे वो लॉ अप्लाई हुआ जो कि उस टाइम पे वो था भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कि जानबूझ के राजा नंद कुमार से बदला लेने के लिए वॉरेन हास्टिंग ने इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची, राजा नंद कुमार को फांसी मिली। बट ये सिर्फ जो नंद कुमार की डेथ हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक बदले के रूप में, बदला पूरा करने के लिए हुई थी। सो नेक्स्ट केस आता है केस ऑफ कमालुद्दीन। 1775 का केस है। ये केस एक फर्स्ट केस है जिसमें ये डिस्प्ले हुआ था कि ओपन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको ओपन इस पे दिखता है, इस वाले केस में दिखता है। रिगार्डिंग ए जुरिडिक्शन को लेकर, जो भी वेरियस सब्जेक्ट मैटर्स थे उनको लेकर। तो अगर हम इस केस की फैक्ट की बात करें, कमालुद्दीन जो था वो हुगली में नमक की खेती करते थे, और जो ओरिजिनल जो उसके ओनर थे वो थे कांता बाबू के नाम से एक अदर पर्सन थे, उनकी वो खेती थी। कमालुद्दीन सिर्फ क्या करते थे, वो उस खेत में सिर्फ एक दिखावटी धारक थे, मतलब कि वो सिर्फ एक ऑस्टेंसिबल ओनर थे, मतलब उनका जो फार्म पे पूरा जो कब्जा था वो कमालुद्दीन का था, वही उसकी देखभाल करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ कांता बाबू। अब क्या था, कमालुद्दीन को इसलिए कैद किया गया, या अब क्या था, कमालुद्दीन को इम्प्रिजन कर दिया गया, मतलब ये इशू किया गया था रेवेन्यू काउंसिल के द्वारा उन्होंने किया गया, मतलब जो उन्हें जेल में भेजा गया वो विदाउट बेल था, उसकी बेल नहीं हो सकती थी।
और ये बिना बेल की जेल में थे, क्योंकि 1775 में उन पर रेवेन्यू का जो था एरियर था, मतलब आउटस्टैंडिंग था, या कह सकते हो उनके ऊपर बकाया था। उन्होंने उसका रेवेन्यू जो था वो नहीं जमा किया था। तो इस केस में क्या था, इन सच केस एट दैट टाइम कैद के लिए जो कैद किए गए जो पर्सन्स थे उनकी ज़मानत पर रिहा करने की प्रथा थी। बाद में क्या था, जो डिफेंडेंट थे यानी कमालुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में हाबियस कॉर्पस की जो रिट थी उसकी अपील करी। जो चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्पे, उनकी जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे उन्होंने वही प्रिसाइड करते थे सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने डिफेंडेंट के पक्ष में अपना डिसीजन दिया और कमालुद्दीन को हाबियस कॉर्पस की रिट उसके बेस पर कोर्ट ने उसको बेल दे दी। जो रेवेन्यू का जो एरियर था जो बचा हुआ था उसके ऊपर जो रेवेन्यू काउंसिल ने उसे जेल में भेज दिया था जिसकी बेल नहीं हो सकती, तो उसका तोड़ यही था कि वो हाबियस कॉर्पस को की रिट जो है उसके अनुसार वो कोर्ट में ज़मानत ले सकता है। तो कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि डिस्प्यूटेड खेत हैं उनके जो केसेस हैं उसमें डिफेंडेंट को जब तक ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसे उस लिटिगेशन जो पे है जो उन्हें पे करना है उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती, और उसे ये नहीं माना जाता कि वो उसके लायबल है। मतलब जो खेत था वो कमालुद्दीन का तो था नहीं, तो कमालुद्दीन जो था वो उत्तरदायी नहीं था उसके ऊपर, तो उनका यही कहना था। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग की जो प्रिसाइड करने वाली जो सुप्रीम काउंसिल थी, जो गवर्नर काउंसिल थी, उसको सुप्रीम काउंसिल कहा गया है इसमें, सुप्रीम काउंसिल थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके लिए उस पर वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन था उन्हें। सो काउंसिल का ये कहना था कि सुप्रीम काउंसिल के पास जुरिडिक्शन है कि जो ऑफिसर ऑफ कलकत्ता रेवेन्यू काउंसिल है उनके ऊपर उनका जुरिडिक्शन आता है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार के टेरिटरीज की जो दीवान थे और जो कोर्ट को रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी केसेस थे डिसीजन करने का जो अधिकार था वो कोर्ट को नहीं था, काउंसिल के पास था। इसलिए काउंसिल के अनुसार कोर्ट के पास जो डिफेंडेंट हाबियस कॉर्पस की जो रिट भी जारी की थी और जो जमानत देने का उनके पास मतलब कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं था। ये जो मैटर है वो सुप्रीम काउंसिल का मैटर। हालांकि कोर्ट के जो चीफ जस्टिस एम्पे थे उन्होंने काउंसिल के इस व्यू पर मतलब इस दृष्टिकोण पर इस व्यू पर उन्होंने अपोज किया। उन्होंने ये कहा कि रेवेन्यू ऑफिसर भी कंपनी का जो है वो एक सर्वेंट है और इसलिए इस आधार पर रेवेन्यू ऑफिसर पर जुरिडिक्शन का दावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। फिर से सुप्रीम काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जो दृष्टिकोण है मतलब जो उनका व्यू पॉइंट है उस पर डिससेटिस्फेक्शन जताया और सुप्रीम काउंसिल के 5 में से 4 जो मेंबर थे उन्होंने किसी आदेश पर ध्यान दिए बिना प्रोविंशियल काउंसिल को डिफेंडेंट को फिर से उस जेल में डालने का आदेश दे दिया। बट जो वॉरेन हास्टिंग थे जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इस डिसीजन पे कोई ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई। मतलब कि जो उन्हें जेल में डालना था उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। अब आपस में वॉरेन हास्टिंग और चीफ जस्टिस एम्पे ये दोनों आपस में जो था तालमेल मिला के चलते थे क्योंकि नंद कुमार केस में भी सेम ही हुआ था और अब इस केस में वॉरेन हास्टिंग ने जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे उनका साथ दिया और जो काउंसिल थी वो अलग चल रही थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इन केसेस में साफ दिखाई देता है। अब आता है पटना केस। पटना केस ने इंडियन लीगल हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट या एमिनेंट प्लेस जो है वो प्ले किया है कि इसने सिस्टम ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट था या जो भी डिससेटिस्फेक्शन था वो बताया गया है। अब बात करते हैं फैक्ट ऑफ केस की। तो इस केस में शाहबाज बेग खान जो थे वो काबुल के थे और इंडिया आकर उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी, फिर वो रिटायर हो गए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत एक्सटेंसिव रिच में आते थे वो, और उसके बाद वो सेटल पटना में हो गए और उन्होंने नादिरा बेगम के साथ शादी कर ली। इसके बाद तब से उन्होंने अपने भतीजे बहादुर बेग को काबुल से अपने साथ रहने के लिए बुलाया। उन्होंने बहादुर बेग को अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट कर लेने और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार मतलब लीगल हायर या फिर
उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। और फिर उसके बाद क्या था, दिसंबर 1776 में उनकी डेथ हो गई। शाहबाग बेग अपने पीछे काफ़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, जिसके कारण उनकी जो वाइफ थी नादिरा बेगम और उनके भतीजे के बीच प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हुई। और उनमें से दोनों जो पार्टी थी, ईच ऑफ देम जो भी डिकीज की जो प्रॉपर्टी थी उस पर दावा कर रहे थे। बहादुर बेग जो भतीजा था उसने पटना में प्रोविंशियल काउंसिल में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें डिकीज़ के अडॉप्टेड सन होने की जो लिमिट्स थी उसमें प्रॉपर्टी का दावा किया। और उन्होंने कोर्ट से डिकीज़ की जो विडो है उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उनकी विडोअर से प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो उनका अडॉप्टेड सन है। और नादिरा बेगम ने प्रॉपर्टी में उनके दावे का जब उन्हें पता चला कि जो अडॉप्टेड सन है, बहादुर बेग जो अडॉप्टेड सन का जो दावा कर रहा है, जब उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपना क्लेम पता करने के लिए जो मोमडन नेटिव लॉ ऑफिसर थे, मुफ्ती और काजी, उनके पास गए। जो विडो थी नादिरा बेगम, उन्होंने फिर से 3 डॉक्यूमेंट के आधार पर जो प्रॉपर्टी थी उन पर अपना दावा किया। पहला था डॉरी डीड, जिसे मेहरनामा कहते थे, दूसरा गिफ्ट डीड जिसे हिबानामा कहते हैं, और तीसरा था एक्नॉलेजमेंट जिसमें इकरारनामा होता है। पटना की जो प्रोविंशियल कोर्ट थी, इसमें कोर्ट और काउंसिल का ध्यान रखना, जो पटना की प्रोविंशियल कोर्ट थी उसके जो काजी और मुफ्ती थे उन्होंने निर्देश दिया, मतलब कि उन्होंने डायरेक्शन दिया कि वे प्रॉपर्टी का जो भी स्टॉक ऑफ प्रॉपर्टी है उसको सेटअप करेंगे, करके सील कर देंगे। इन जो भी नेटिव लॉ ऑफिसर्स थे उनको केस के जो भी फैक्ट्स ऑफ केस का जब पता लगाने के बाद उन्होंने पार्टीज़ के अलग अलग दावे के बारे में भी अदालत जो थी उसको रिपोर्ट देनी थी, इसलिए वो ये सब कर रहे थे। उसके बाद प्रोविंशियल काउंसिल ने के आदेशों के अनुरूप प्रोविंशियल काउंसिल ने ये ऑर्डर दिया, उसके अकॉर्डिंग जो काजी मुफ्ती थे डिकीज़ के घर गए और प्रॉपर्टी को एक साथ देखा। उसके बाद जब वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसके दौरान उन्होंने नादिरा बेगम के साथ मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर दरगाह में रहने लगी। केस में लॉ ऑफिसर द्वारा अपनाई गई जो मैथोलॉजी थी वो सबसे ज़्यादा इरेगुलर थी, और इस केस की जो भी जांच कर रहे थे उसके जांच होने के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई जो कि पटना काउंसिल को सौंप दी। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो काजी है उन्होंने रिपोर्ट किया 20 जनवरी 1777 में, जो विडो एजेंट है जो काउंसिल है उसकी नेग्लिजेंट की वजह से उन्होंने डिलीवर किया, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से जो डिलीवर हुआ डाउरी। बहादुर बेग ने इस तरीके से कुछ भी इनवैलिडेट नहीं था। डिकीज़ ने अपने जीवन काल में, मतलब अपनी लाइफ टाइम में नादिरा बेगम को 1200 रुपये की राशि पहले ही दे दी थी। जो अदर 2 डॉक्यूमेंट थे, गिफ्ट डीड और एक्नॉलेजमेंट डीड, जो लॉ ऑफिसर थे उन्होंने रिकमेंड किया कि ये इनवैलिडेट हैं। जो प्रॉपर्टी है डिकीज़ की वो डिवाइडेड होगी 4 शेयर में, जिसमें से 3 शेयर बहादुर बेग के पास जाएंगे क्योंकि अडॉप्टेड सन थे। एक बेटे की हैसियत से उनके पास 3 शेयर जाएंगे, और जो एक होगा शेयर वो ऑफर किया जाएगा नादिरा बेगम को अकॉर्डिंग टू द मोमडन लॉ ऑफ सक्सेशन। उसके बाद पटना की जो प्रोविंशियल काउंसिल थी उसने काजी और मुफ्ती की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और प्रॉपर्टी के जो भी डिवीज़न था या जो बंटवारा था उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। हालांकि प्रोविंशियल काउंसिल के जो डिसीजन से जो नादिरा बेगम थी उन्होंने कलकत्ता में सरदार दीवानी कोर्ट में एक पेटिशन दायर की, जिसमें गवर्नर जनरल एंड काउंसिल शामिल थे। हालांकि पेटिशन में काफ़ी समय तक ये पेंडिंग रही और कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद विडो ने बहादुर बेग और काजी और मुफ्ती के खिलाफ असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजमेंट, मतलब कि मारपीट, झूठे कारावास और उसके घर में जबरन घुसने के लिए, जबरदस्ती घुसने के लिए और अदर सीक्रेट इंजरी के बारे में उसने एलिगेशन लगाया, और 6 लाख रुपीस के जो भी नुकसान था उसका दावा किया।
कोर्ट था उसने सेंसर किया इस तरीके से, या फिर कह सकते हैं इस तरीके से निंदा करी कि काजी और मुफ्ती को जो रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने डिटरमाइन किया रियलिटी को, वो गलत तरीके से था और जो भी प्रोसीजर यूज़ किया गया था वो एक ही पार्टी के पक्ष में था। बेगम की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कहते ना कोई भी पक्ष नहीं लिया गया और इसमें कहते हैं फेयर हियरिंग नहीं थी, इसके अंदर फेयर हियरिंग नहीं हुई और ना ही कोई नॉर्मल प्रिलिमिनरी यूज़ किया गया, ना ही विटनेस को एनालाइज किया गया ओथ के लिए। जो लॉ ऑफिसर्स थे वो अटैम्प्ट किया गया बट नॉट हैज़ डन, बट उनके द्वारा कोई भी ऐसा कस्टमरी कैपेसिटी के अनुसार वर्क नहीं किया गया। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये ग्रांट किया कि जो 3 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है विडोवर का, उसको उसे दिया जाए, जो कि ये डिसीजन बहुत ही अप्रोप्रिएट था। द नेक्स्ट आता है कौसीजुरा केस। कौसीजुरा के ज़मींदार राजा सुरेंद्र नारायण हैवी डेप्ट में डूबे हुए थे काशीनाथ बाबू के, और काशीनाथ बाबू ने कलकत्ता के रेवेन्यू बोर्ड के थ्रू राजा से धन वसूलने, मतलब मनी को रिकवर करने के लिए कोशिश की, लेकिन उनके जो भी एफर्ट्स थे वो व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए। इसलिए उन्होंने कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में कौसीजुरा के राजा के अगेंस्ट सिविल केस फाइल किया, जिसमें ये कहा गया कि राजा जमींदार रेवेन्यू कलेक्शन में एम्प्लॉय थे और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में भी थे और सुप्रीम कोर्ट ने राजा को अरेस्ट करने के लिए कॉर्पस की रिट जारी करी। अरेस्ट के डर से राजा खुद को छिपाकर रिट से बचने के लिए कोशिश की। मदीनापुर के कलेक्टर, जिनके डिस्ट्रिक्ट में राजा रहते थे, वे काउंसिल को इस घटना के बारे में सूचित किया, मतलब इस घटना के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। काउंसिल ने अपने जो एडवोकेट जनरल थे उनसे लीगल एडवाइस लेने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें सभी जो लैंड होल्डर्स थे उनको सूचित किया गया था, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीजर है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वे कंपनी के सेवक ना हो, मतलब कंपनी के सर्वेंट ना हो, या उन्होंने अपनी सहमति से कोर्ट के जो जुरिडिक्शन है उसको स्वीकार नहीं कर लिया हो। मतलब जो कोर्ट का जुरिडिक्शन है वो आपके जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर थे वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है, उनका ये कहना था। राजा को स्पेशली इन्फॉर्म किया काउंसिल ने इस बारे में, और उसके बाद जो पीपल थे उन्होंने, जो शेरिफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे, जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे जिनके पास ये अधिकार था कि वो अरेस्ट कर सकते थे राजा कौसीजुरा को, जो राजा ऑफ कौसीजुरा थे उनको रिट के अनुसार अरेस्ट कर सकते थे, उनको वहाँ से भगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजा की प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए 12 नवंबर 1779 को एक और रिट जारी की, ताकि उसे सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होने के लिए मजबूर किया जा सके। इस बार कलकत्ता के शेरिफ ने 60-70 जो भी आर्म्ड फोर्स मैन थे उनको साथ लेकर रिट को एग्जीक्यूट करने के लिए कौसीजुरा तक मार्च किया। उन्होंने राजा को कैद कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स ने परिवार की जो मूर्ति थी उसकी पवित्रता का भी अपमान किया। इस बीच गवर्नर जनरल और काउंसिल ने मदीनापुर के पास जो आर्म्ड फोर्स के जो कमांडर थे कर्नल अहमुटी डायरेक्शन दिया कि वे शरीफ को उसकी पार्टी के साथ रोककर अरेस्ट करें और राजा को अरेस्ट से रिहा करें। दिसंबर 3, 1779 को ने विलियम स्वानस्टन की मदद से शेरिफ और उसके साथियों को वापस लौटते समय अरेस्ट कर लिया और 3 दिन तक उन्हें जेल में रखा। बाद में कैदियों के रूप में कलकत्ता भेजा गया। काउंसिल ने शेरिफ के जो पार्टीज थी या जो उनके साथी थे उनको रिहा कर दिया और कॉलोनल अहमुटी को सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिट, मतलब आगे किसी भी फर्दर रिट को का विरोध करने के लिए निर्देश दिया, रजिस्ट करने के लिए उसको डायरेक्शन दिया। और इस केस में जो शेरिफ जो वर्ड यूज़ किया गया है, शेरिफ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे जो कि काम करते थे कोर्ट के लिए, और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे जिन्हें ये निर्देश दिया गया था कि वो अपने आर्म फोर्स लेकर जो है राजा को पकड़ के जेल में लेके आएँ
उसे कैद करें। तो इस तरीके से शेरिफ जो था वो वर्क करता था कोर्ट के लिए। बाकी इसके अंदर जो डिस्प्यूट हो रहा था वो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में हो रहा था। तो लास्ट में क्या था, इसका रिज़ल्ट यही निकला कि जो भी शेरिफ और उसकी जो लोग थे उसको कन्फाइन कर दिया गया 3 दिन के लिए, और इसके अंदर जो भी रूल लागू हुआ वो काउंसिल का रहा। ठीक है, तो कहीं तो क्या होता था सुप्रीम कोर्ट की चलती थी और कहीं क्या होता था गवर्नर जनरल की चलती थी। तो इस तरीके से ये केसेस चलते थे। लास्ट में आपका रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में डिस्प्यूट हुआ, जिसमें ये केसेस हमने पढ़े, ये ट्रायल्स हमने पढ़े। तो अब इसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इन सारे केसेस के बाद जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के जो भी डिफेक्ट्स थे, इसका रिजल्ट ये निकला, जो ये भी ट्रायल्स हुए, जो केसेस हुए, इनका जो भी सेटलमेंट था वो सही से नहीं हो पाया, उनका जजमेंट भी ठीक से नहीं हो पाया। तो इनके आपस का डिस्प्यूट बहुत बढ़ गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट को लाया गया। सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव लगातार बहुत ज़्यादा वेरी सीरियस स्टेज तक पहुंच गया था। सुप्रीम काउंसिल द्वारा बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की जो एक्टिविटीज़ थी उनके खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पेटिशन डाली गई। इसके अलावा ज़मींदार जो थे, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे या बंगाल में रहने वाले जो भी सिटीजन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट एक पेटिशन भेजी गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मैटर की इंक्वायरी करने के लिए और रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी को अपॉइंट किया। जो कमेटी ने 1781 में सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करी। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1781 में एक एक्ट पास किया। इस एक्ट में सेटलमेंट एक्ट 1871 के नाम से इसे जाना जाता है। 1774 से 1780 तक का 7 साल के बीच का जो हिस्ट्री थी उसका ये एक सर्वे को दर्शाता है। और जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1774 के चार्टर के जो भी प्रोविज़न थे उसमें जो भी डिफेक्ट्स थे या जो भी प्रॉब्लम्स या कन्फ्लिक्ट्स थी, उसके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुई है उसको ये बताता है। इसको पास करने से पहले ये सर्वे किया गया था और जो भी इवेंट्स थी या जो भी ट्रायल चले, कॉसिजुरा केस के जो भी कॉसिजुरा केस में जो भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ था, वो एक जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेज पे जा रहा है। न केवल गवर्नर जनरल और काउंसिल बल्कि जो बंगाल में रहते थे, जो निवासी रहते थे, उन्होंने भी इंग्लैंड में राजा के पास अपनी पेटिशन सबमिट की। पढ़ते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द सेटलमेंट एक्ट। 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रीफली बताया गया है और जो कि इस प्रकार है कि पहला आता है, ये जो एक्ट था ये डिक्लेयर करता है कि गवर्नर जनरल और काउंसिल के पास इम्यूनिटी है कि वो जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है उनसे अलग गवर्नर जनरल के पास इम्यूनिटी पावर है कि वो जितने भी काम करती है या जो भी कोई ऑर्डर देती है वो उनके द्वारा पब्लिक कैपेसिटी में अपने वर्क कर सकती है, एक्टिंग एज अ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की तरह। देन उसके बाद आता गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वो किसी भी पर्सन के लिए ऑर्डर दे सकती है और इंग्लिश कोर्ट के पास इसके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है, और या फिर गवर्नर जनरल के जो मैटर होंगे उन पे वो संक्षेप नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद रेवेन्यू मैटर्स और जो भी मैटर अराइज हुए हैं कलेक्शन से रिलेटेड उसको एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन था वो अब रेवेन्यू मैटर्स में नहीं था। देन फोर्थ आता है जो इंग्लिश लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, नेटिव जो हिंदू और मोमडन और पर्सनल लॉ है उन पर इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, सक्सेशन और इनहेरिटेंस टू लैंड, चाहे रेंट, चाहे गुड्स, या इनसे रिलेटेड जो मैटर्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो डीलिंग की जाएगी इन पार्टीज़ के अकॉर्डिंग, वो इनके अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होंगी, इंग्लिश लॉ इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आता है जो भी पार्टीज़ हैं अगर वो डिफरेंट रिलीजन के हैं, अगर केस ऐसा है जिसमें डिफरेंट रिलीजन इंक्लूड है तो उस डिसीजन डिफेंडेंट के लॉ और कस्टम के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद आया था सुप्रीम कोर्ट को अत्याचार के अपराधों मतलब ट्रेसपास से रिलेटेड जो केसेस थे उनके लिए कार्यवाही में और ऐसे सिविल केस में अपने अधिकार क्षेत्र मतलब जो अपने जुरिडिक्शन का वो प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था। ट्रेसपास से रिलेटेड जो भी केसेस थे या किसी ने
कोई भी सिविल केसेस था उससे रिलेटेड उनके पास अधिकार था, जहां जो पार्टीज़ हैं वो अगर रिटन वे में अगर उस केसेस को सुप्रीम कोर्ट के सामने पे एग्री कर सकती है, और जो भी पार्टीज़ के द्वारा दिया जाएगा सबमिट किया जाएगा रिटर्न में, उसके ऊपर वो केस कर सकती है, डील कर सकती है उस केस के साथ। उसके बाद आता है इस वाले प्रोविज़न में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे केस को एंटरटेन नहीं करेगा जो कि उस पर्सन के अगेंस्ट है जिसने जज दिया है, जुडिशियल डिसीजन वो दे रहा है। अगर कोई रॉन्ग इंक्वायरी अगर की जाती है जुडिशियल डिसीजन द्वारा, ऐसे मामले को वो नहीं सुनेगा। ऐसे में जो पर्सन वर्क कर रहा है अंडर द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है, जब पार्लियामेंट ने सिविल और क्रिमिनल प्रोविजनल कोर्ट्स को मान्यता को रिकॉग्नाइज किया, ये कंपनी के कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट करती थी, और यह 1781 के एक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न में से एक था, क्योंकि इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की पॉलिसी को पूरी तरह रिवर्स कर दिया था। देन नेक्स्ट आता है, एक्ट में ये प्रोविज़न भी दिया गया कि सरदार दीवानी अदालत को कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया, जिसमें जो कंट्री है मतलब जो इंडिया से रिलेटेड, जो इंडिया में जो भी सिविल केसेस थे उन्हें वहाँ सुना जाएगा, और इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया। का डिसीजन फाइनल और कॉन्क्लूसिव था, सिवाय 5000 रुपये या फिर उससे जो अधिक या उससे ज़्यादा का जो भी सिविल केसेस होते थे वो किंग एंड काउंसिल के सामने अपील किए जाते थे। सरदार दीवानी कोर्ट जो थी उसकी अध्यक्षता कौन करता था? गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता था, मतलब उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो गवर्नर जनरल होता था, और काउंसिल को रिवेन्यू और रिवेन्यू से रिलेटेड जो भी केसेस होते थे उनके लिए वो सुनवाई करते थे, और डिसीजन लेने का भी काम जो था वो भी रिवेन्यू से रिलेटेड जो केस होते उसका डिसीजन लेने का भी अधिकार काउंसिल्स का था। देन सेटलमेंट एक्ट 1781 में यह ऑथराइज किया गया कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जो है वो फ्रेम करेंगे रेगुलेशंस प्रोविंशियल काउंसिल और कोर्ट्स के लिए। तो कुल मिला के जो गवर्नर जनरल की पावर, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की पावर और सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो अलग अलग कर दी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने केसेस पे सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ अपना एक जुरिडिक्शन था, जिसमें वो अपने पास जो भी केस आते थे उस पे ही वो अपना काम कर सकती थी, उसी का जुरिडिक्शन ले सकती थी, उनसे रिलेटेड केसेस ही सॉल्व कर सकती। बाकी सरदार दीवानी अदालत बना दिया गया था, और सरदार दीवानी अदालत के साथ साथ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास जितने भी स्टेट से रिलेटेड जो केसेस थे, रिवेन्यू से रिलेटेड केसेस थे, वो सॉल्व करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने जो एक्ट बनाया था सेटलमेंट एक्ट, उसमें उनकी पावर्स को अलग अलग करने का एक कोशिश की थी। सो आज हमने डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट को बनने के बाद उसके बाद कैसे डिफेक्ट्स आए, डिफेक्ट्स का जो गवर्नर एंड काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में या सुप्रीम गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच में कितने कन्फ्लिक्ट्स थे, उसके जो भी रिजल्ट्स आए, मतलब कि जो भी ट्रायल पे इफेक्ट पड़ा, जो हमने राजानंद कुमार का केस पढ़ा, जुडिशियल मर्डर केस, उसके बाद कमालुद्दीन केस, कौसेजुरा केस, पटना केस, इन पे क्या इफेक्ट पड़ा, इनके जो डिसीजंस थे, जजमेंट थे, वो भी सही से नहीं लिए गए इसी कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। सो फिर उसके बाद लास्ट में जो हमारा सेटलमेंट एक्ट आया 1781, तो ये 1781 में सेटलमेंट आया तो वो एक कोशिश की गई थी कि जो ये कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ये बढ़ती जा रही थी, सीरियस एक स्टेज पे पहुंच गई थी, उसको कम किया जा सके। तो आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।